नमस्कार दोस्तों, कृष्णा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज से हम लोग यहां पर पॉलिटी की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। इस क्लास में हम आपको एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीपी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं या आने की संभावना है उन सब पर अपनी बात रखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास को आगे। ठीक है, तो आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ पॉलिटी में, ठीक है, जो आपको राज्य व्यवस्था के पार्ट के अंतर्गत आने वाला है, उसमें सबसे पहले हम लोग राज्य की परिभाषा को देखते हैं। राज्य की परिभाषा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, उसको पहले ध्यान से एक बार देखते हैं। राज्य व्यवस्था से जुड़ी सबसे प्राथमिक अवधारणा क्या होती है? राज्य होती है। ठीक है, राज्य शब्द का प्रयोग यूं तो विभिन्न प्रांतों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु इत्यादि को सूचित करने के लिए हम लोग करते हैं, किंतु इसका वास्तविक अर्थ किसी प्रांत से ना होकर किसी समाज की राजनीतिक संरचना से होता है। इसका मतलब आप जो राज्यों के लिए जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं वो राज्य ना होकर क्या होते हैं? वो आपके होते हैं प्रांत। क्या होते हैं? प्रांत। ठीक है, राज्य जो शब्द है उसका जो वास्तविक अर्थ है वो जो है समाज की किससे है? राजनीतिक संरचना से। किससे होता है? समाज की राजनीतिक संरचना से होता है। ठीक है, तो राज्य के निर्माण के लिए किन किन अंगों की आवश्यकता होती है उनके बारे में मैं आपको अब बताता हूं। राज्य के निर्माण के लिए मुख्यतः 4 अंगों की आवश्यकता होती है। कितने अंगों की आवश्यकता होती है? 4 अंगों की आवश्यकता होती है। वो 4 अंग कौन कौन से होते हैं उनके बारे में देखते हैं। पहला अंग क्या होता है? पहला अंग होता है भूभाग। राज्य के निर्माण के लिए पहला अंग क्या होता है? भूभाग। दूसरा अंग जो होता है वो है जनसंख्या। दूसरा अंग आपका हो गया जनसंख्या। तीसरा अंग जो है आपका वो क्या है? सरकार। और चौथा अंग जो है आपका है संप्रभुता। संप्रभुता। इन 4 अंगों से मिलकर के राज्य का निर्माण होता है। ठीक है, ये चारों के चारों अंग अनिवार्य होते हैं, वैकल्पिक नहीं होते हैं। इसका मतलब ये है अगर इन चारों अंगों में से एक भी अंग नहीं है तो राज्य का निर्माण संभव नहीं हो सकता है। तो पहले अंग के बारे में देखते हैं। पहला अंग क्या है? भूभाग। किसी भी राज्य के निर्माण के लिए एक निश्चित भूभाग का होना अनिवार्य है। जब तक एक निश्चित भूभाग नहीं होगा राज्य का निर्माण संभव नहीं हो सकता। दूसरा अंग होता है जनसंख्या। उस भूभाग पर एक निश्चित जन समुदाय का निवास करना अनिवार्य है, अर्थात एक निश्चित जनसंख्या उस भाग पर रहनी अनिवार्य है। जब तक जनसंख्या निवास नहीं करेगी तब तक भी उस पर जो है राज्य का निर्माण संभव नहीं है। तीसरा, सरकार। सरकार की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि जब तक सरकार नहीं होगी तब तक जो है राज्य का निर्माण भी संभव नहीं होगा। क्योंकि जनसंख्या जहां पर निवास करेगी वहां पर क्या होगा? अगर एक सरकार उनको लीड करने के लिए नहीं होगी, अर्थात उनके संचालन के लिए नहीं होगी, तो क्या समस्या होगी? जो ताकतवर लोग हैं वो कमजोर लोगों को प्रताड़ित करते रहेंगे। इसलिए सरकार को उन लोगों के संचालन के लिए होना अनिवार्य है। चौथा अंग संप्रभुता। संप्रभुता इसलिए जरूरी है कि जो सरकार जनता को लीड कर रही है, अर्थात उनका संचालन कर रही है, वो संप्रभु होनी चाहिए। इसलिए अर्थात इतनी ताकतवर होनी चाहिए कि वो किसी बाहरी दबाव के अपना निर्णय ना ले, अपना निर्णय लेने के लिए वो स्वतंत्र हो सके। अर्थात इतनी ताकतवर सरकार होनी चाहिए कि जो है वो क्या रहे? संप्रभु रहे, अर्थात बिना किसी भेदभाव के अपना निर्णय लेने में सक्षम हो। ठीक है, अब जो है
यहां से जो आपके एग्जाम में अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से, उन क्वेश्चनों की संख्या 2 है। उन दोनों क्वेश्चनों के बारे में मैं आपको अब बताता हूं कि कौन से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस टॉपिक से पूछे जा चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया वो पूछा गया कि भारत पूर्ण राज्य कब बना। भारत पूर्ण राज्य कब बना, पहला क्वेश्चन आपसे जो अभी तक एग्जाम में पूछा गया उस जो क्या है, भारत पूर्ण राज्य कब बना। तो इसका आंसर हम लोग क्या करेंगे, 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को भारत एक पूर्ण राज्य बना। उससे पूर्व क्या था, उससे पूर्व भारत ब्रिटिश का उपनिवेश था, अर्थात ब्रिटिश सरकार यहां पर शासन कर रही थी और जो वो निर्णय लेती थी वो देश की जनता के ऊपर आरोपित होते थे। किंतु 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हो गया, एक संप्रभु राष्ट्र हो गया। क्या हो गया, एक संप्रभु राष्ट्र हो गया, अर्थात अब वह अपना निर्णय लेने के लिए क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। अब उस पर किसी भी बाहरी जो है सरकार का हस्तक्षेप नहीं रह गया। तो पहला क्वेश्चन अगर पूछा जाए भारत पूर्ण राज्य कब बना, तो आंसर क्या करेंगे, 15 अगस्त 1947 करेंगे। ठीक, दूसरा क्वेश्चन जो इस टॉपिक से पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि इन चारों अंगों में, जिन 4 अंगों से मिलकर के राज्य का निर्माण होता है, उन चारों अंगों में सबसे अनिवार्य अंग कौन सा है। तो कभी भी अगर चारों अंग में सबसे अनिवार्य अंग पूछेगा तो आंसर क्या करेंगे, संप्रभुता। संप्रभुता इन चारों अंगों में सबसे अनिवार्य है। अगर संप्रभु राष्ट्र नहीं है तो वो क्या है, किसी ना किसी देश के दबाव में आकर के अपना निर्णय ले रहा है। ऐसे राज्य को हम पूर्ण राज्य नहीं कह सकते हैं। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि जो राज्य का संचालन करने के लिए मुख्यतः 3 प्रकार की चुनौतियां आती हैं, उन चुनौतियों के समाधान के लिए क्या उपबंध राज्य व्यवस्था में किया गया है। ठीक है, तो राज्य का संचालन करने के लिए जो है मुख्यतः 3 प्रकार की चुनौतियां आती हैं। इन 3 प्रकार की चुनौतियों के समाधान के लिए जो है शासन के अंग बनाए गए हैं। इन अंगों की संख्या कितनी है, तो शासन के अंगों की संख्या 3 है। शासन के अंग की संख्या 3 क्यों बनाई गई है, अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं। प्रत्येक राज्य का संचालन करने के लिए, जो राज्य है उसके शासन का संचालन करने के लिए मुख्यतः शासन के समक्ष 3 प्रकार की चुनौतियां आती हैं और इन 3 प्रकार की चुनौतियों के समाधान के लिए शासन के 3 अंगों का सृजन किया गया है। पहला अंग जो शासन का है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विधायिका। तो शासन का पहला अंग क्या है, विधायिका। विधायिका का कार्य क्या होता है, विधायिका का कार्य होता है कानून का निर्माण करना। विधायिका क्या करती है, कानून का निर्माण करती है। ठीक है ना। कार्यपालिका, दूसरा अंग क्या है शासन का, कार्यपालिका है। कार्यपालिका का कार्य क्या होता है कि जो कानून विधायिका द्वारा निर्मित किया गया है उस कानून को क्या करती है कार्यपालिका, उस कानून को कार्यपालिका लागू करती है जो कानून विधायिका द्वारा बनाया गया है। तो कार्यपालिका का कार्य क्या हुआ, विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करना। और तीसरा अंग जो शासन का है वो है न्यायपालिका, अर्थात कार्यपालिका जो कानून लागू करती है उस कानून के अंतर्गत न्यायपालिका जो है अपने निर्णय देती है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति जो है कानून का उल्लंघन करता है जो किसके द्वारा लागू किया गया है, कार्यपालिका द्वारा लागू किया गया है, उस कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को न्यायपालिका क्या करती है, विधायिका द्वारा निर्मित कानून के अंतर्गत, किसके द्वारा, विधायिका द्वारा निर्मित कानून के अंतर्गत जो किसने लागू किया, कार्यपालिका ने, उसको क्या करती है न्यायपालिका दंडित करती है। कब, जब कोई भी व्यक्ति क्या करता है, लागू किए गए कानून का उल्लंघन करता है। ठीक, तो इस टॉपिक से आपकी परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में पहला क्वेश्चन आपसे ज्यादातर एग्जाम में क्या पूछता कि शासन के अंगों की संख्या कितनी होती है। तो शासन के अंग कितने होते हैं, शासन के अंग 3 होते हैं और उनके नाम क्या हैं, विधायिका अर्थात विधि बनाने वाली संस्था, अर्थात जो विधि का निर्माण करे, इसका मतलब जो कानून बनाए। दूसरा कार्यपालिका
अर्थात जो बनाए गए कानून को क्या करे, लागू करे। और तीसरा न्यायपालिका, जो लागू किए गए कानून को का जो भी उल्लंघन करे उसको दंडित करे। तो पहले टॉपिक में आज हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़े हैं उसमें हमने आपको जो है राज्य की परिभाषा और राज्य के समक्ष जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनके समाधान के लिए अंगों के सृजन के बारे में आपको बताया। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक भली भांति से समझ में आया होगा। कहीं किसी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही है तो आप अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में जरूर डालें ताकि मैं अगली क्लास में आपकी उस समस्या का निदान कर सकूं। धन्यवाद।